गौरी गौरी, मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मेरे लिए काले चने लेके आइएगा। मुझे वह खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, मैं लेके आ जाऊँगा, अभी जाता हूँ। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और जल्दी कालू कौवा दूसरे जंगल भी पहुँच जाता है। वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ चहक रही थी, जो पानी के झरने के साथ खेल रही थी। फूल भी महक रहे थे। बुलबुल का घर भी पास में ही था। कौवे को देख बुलबुल वहाँ आ जाती है। कौवे, तुम कैसे हो और जंगल के सब पक्षी कैसे हैं? बुलबुल, सब पक्षी अच्छे हैं, भोजन भी ठीक ही मिल जाता है। तुम सुनाओ, तुम्हारे जंगल में क्या हालत है? पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, उस बरसात के कारण खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तुम अकेले ही आए हो, बाकी कोई पक्षी नहीं आया तुम्हारे साथ सैर करने? सब पक्षी कामों में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं तो थोड़ा सा समय निकाल ही लेता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि कौवे की नजर आसमान पर उड़ती पतंगों पर पड़ती है। वो बुलबुल से कहता है, बुलबुल, वह सामने क्या है जो आसमान पर नजर आ रहा है? वह इंसानों की आबादी में मेला लगा हुआ है, बसंत मेला कहते हैं उसे। बुलबुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पक्षी हवा में उड़ रहे हो। हाँ, इंसान कागज को धागा बांधकर ऐसे ही उड़ाते हैं जैसे हम पक्षी उड़ते हैं। मन कर रहा है जाके देखूं कैसे उड़ाते हैं इन कागज को। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं कौवे, मैं नहीं जा सकती। मेरा बच्चा अभी तक छोटा है, वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता, लेकिन मैं तो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था, उसे कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था बसंत मेला देखने का। जल्द ही वो इंसानों की आबादी में पहुंच जाता है। आसमान तो रंग बिरंगी पतंगों से सजा हुआ था और सब अपनी पतंगों को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बैठे बैठे कौवे को ख्याल आता है, क्यों न वो उन पतंगों को पास जाके देखे, और वह उड़ता है और उन रंग बिरंगी पतंगों के बीच चला जाता है। लेकिन कौवा ये नहीं जानता था कि यह कितना खतरनाक है। और फिर एक पतंग की डोर कौवे की पंख को चीरती हुई ऊपर से चली जाती है। कौवा जख्मी हो जाता है और वह जख्मी होकर एक पेड़ पर गिर जाता है। खून बहुत बह रहा था और कौवा बेचारा रो रहा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं क्यों आ गया इन इंसानों की बस्ती में? अब तो मैं यहीं मर जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर कौवा दर्द के मारे तड़पता रहता है। शाम हो गई है, ये कालू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे चने लेके मेरे लिए। ऐसा सोचते हुए गौरी कौवी रानू चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ गौरी बहन? शाम होने वाली है और मौसम भी ठीक नहीं है। क्या हुआ गौरी बहन, भोजन नहीं मिला आज? भोजन तो नहीं खाया अभी तक, क्योंकि कालू कब से बाहर गया हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसके लिए, बस इसलिए तुम्हारी तरफ चली आई। तुम ये गेहूं के दाने खा लो, फिर हम दोनों जाके कालू भैया को ढूंढते हैं। गौरी कौवी वह दाने खाती है, फिर दोनों जाके कालू कौवे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा दूर उन्हें एक कबूतर मिल जाता है और गौरी कौवी और रानू चिड़िया कबूतर के पास रुक जाते हैं। कबूतर भैया, कालू सुबह से बाहर गया है, वह अभी तक घर नहीं आया। आपने क्या देखा है उसे कहीं? गौरी सुबह से चिंतित है। मैंने तो आज सुबह ही कालू को देखा था, अब तो शाम हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब तो आ जाना चाहिए था उसे। कबूतर भैया, आप भी प्लीज हमारे साथ चले, वह अभी तक नहीं लौटा है, हम तीनों जाके उसे ढूंढते हैं। फिर कबूतर भी उनके साथ कालू कौवे की खोज में निकल जाता है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। फिर वो सब झरने की दिशा में चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बुलबुल मिलती है। बुलबुल बहन, सुबह मेरा पति आया था यहाँ पर, जो अभी तक घर नहीं लौटा। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है बुलबुल बहन?
कालू आया था इधर, झरने के पास बैठा था, मैं भी उसके पास चली गई। फिर वह इंसानों की बस्ती में बसंत मेला देखने गया है। क्या इंसानों की बस्ती में? फिर तो वह जरूर कोई मुसीबत में होगा। हाय रे, मेरा पति कहाँ चला गया? कहीं किसी इंसान ने उसे मार ही न दिया हो। गौरी, उदास मत हो, कालू बहुत होशियार है, वह इस तरह से इंसानों के हाथ नहीं आ सकता। चलो हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं, वहीं जाके ढूंढते हैं उसे। और फिर वह सब कालू कौवे की खोज में इंसानों की बस्ती चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है और जैसे ही वह इंसानों की बस्ती में जाते हैं, वह देखते हैं एक पेड़ पर कालू कौवा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। कालू, मेरे सुंदर पति, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम सब यहाँ मुझे ढूंढने आ गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा एक पंख पतंग की डोर लगने से घायल हो गया है और मैं यहाँ गिर गया। गौरी बहन, खून बहुत निकल रहा है कालू के पंख से। अब हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और फिर गौरी और कबूतर कौवे को सहयोग देते हैं और फिर वह वापस जंगल की ओर चल देते हैं। कालू की हालत बहुत नाजुक थी, वो तो दर्द से रो रहा था। फिर इसी तरह रात हो जाती है और फिर वह सब कालू को लेके तोते के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। तोते, भगवान के लिए मेरे पति को बचा लो, मेरा पति बहुत घायल हो गया है। लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या है इसे? तोते भैया, कालू इंसानों की बस्ती में बसंत मेला देखने गया था और फिर पंख पर पतंग की केमिकल वाली डोर लग गई है और ये जख्मी हो गया है। खून बहुत बह गया है, मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ। और घरे 2-3 दिन इसे अनारों का रस देना। अनारों का रस पीने से खून बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और फिर तोता कालू के मुंह में दर्द रोकने वाली दवा डालता है। अब कालू भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। अब कालू जी, 2-3 दिन उड़ना नहीं, ऐसा न हो कि तुम कल फिर से पहुँच जाओ इंसानों की बस्ती में बसंत मेला देखने। आज तो मुझे सबक मिल गया है, अब मैं कभी भी इंसानों की बस्ती में नहीं जाऊंगा। फिर वो सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू, क्या टांगे दबाऊं मैं तुम्हारी? गौरी, बहुत दर्द हो रहा है पंख में, लेकिन आज तुम मेरा जितना ख्याल रख रही हो पहले तो कभी नहीं रखा। मैं अब तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती कालू के बिना। फिर गहरी रात हो जाती है और वह सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर और चिड़िया दोनों कालू को देखने आते हैं। कालू, अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कल गौरी के साथ न आते तो मैं तो वहीं मर जाता। तुम्हें ही बहुत शौक था बसंत देखने का, फिर न जाना कभी वहाँ। इंसान केमिकल वाले धागे से पतंग उड़ाते हैं, उस केमिकल वाली डोर से इंसान की जान भी जाती है। लेकिन कितना बुरा है इंसान, फिर भी उस केमिकल वाली डोर से ही पतंग उड़ाते हैं। रानू, चलो हम राजा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि किसी को भी केमिकल वाली डोर से पतंग उड़ाने की अनुमति ना दे। इनसे हमारा भी भला होगा और इंसानों की भी जान बच जाएगी। और फिर रानू, चिड़िया और कबूतर दोनों राजा के पास चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर वह दोनों राजा के कक्ष में पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया राजा से कहती है, राजा जी, कल केमिकल वाली डोर से हमारे एक पक्षी का पंख कट गया है। इंसानों से कहे वह बसंत में पतंग जरूर उड़ाए, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए केमिकल वाला डोरा इस्तेमाल न करे। हम छोटे पक्षी तो बसंत मेले में इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कई इंसान भी तो मरते हैं उस केमिकल वाली डोर से। और फिर राजा आदेश देता है और केमिकल वाली डोर से पतंग उड़ाने पे पाबंदी लग जाती है।
प्यारे दोस्तों, हर साल इस केमिकल वाली डोर से लाखों पक्षियों की जान चली जाती है। प्लीज इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जल्द ही आपके लिए नई कहानी लेकर आऊंगी। हमारी कहानी का इंतजार करें और हैप्पी मकर संक्रांति। पतंग उड़ाए लेकिन पक्षियों को न मारे, यही हमारा संदेश है।